आज़ादी की लड़ाई सिर्फ मतलब राजनीतिक गलियारों में नहीं थी, वो खेतों में भी लड़ी जा रही थी एक तरह से। सही कहा। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन हालात से ही। वो क्या माहौल था जिसने इन आंदोलनों को जन्म दिया? किसानों पर जबरदस्त बोझ था। ऐसा लगता है जैसे उनकी कमर ही टूट रही थी अंग्रेजी राज और जमींदारी व्यवस्था के नीचे। हाँ हाँ बिल्कुल, हालात बहुत ही मुश्किल थे। देखिए, इसे हम मोटे तौर पर दो तरह के इलाकों में बांट कर देख सकते हैं समझने के लिए। अच्छा। एक तो वो इलाके जहाँ जमींदारी व्यवस्था थी, हाँ। वहाँ किसानों को बहुत ऊंचा लगान देना पड़ता था। जमींदार अक्सर मतलब गैर कानूनी तौर पर और भी पैसे वसूल लेते थे। अच्छा। और जब मन किया जमीन से निकाल दिया। और फिर बेगार तो थी ही। हाँ, बेगार मतलब बिना मजदूरी के काम करवाना। बिल्कुल, बिना पैसे दिए जबरदस्ती काम। तो अच्छा। ये तो जमींदारी वाले इलाके थे। और जहां जमींदार नहीं थे सीधे, उन रैयतवाड़ी इलाकों का क्या? क्या वहां किसानों की हालत कुछ बेहतर थी? देखिए, नाम के लिए बेहतर लगता है कि सरकार सीधे किसानों से लगान ले रही है, जमींदार बीच में नहीं है। ये थे रैयतवाड़ी इलाके। लेकिन असलियत ये थी कि वहां भी सरकार का लगाया भू राजस्व, वो टैक्स इतना ज्यादा था कि किसान पिस रहे थे। ओह। तो चाहे जमींदार हो या सीधे सरकार, किसानों के लिए तो दोनों ही तरफ से मुसीबत थी। उनकी अपनी मेहनत का बहुत ही कम हिस्सा उनके पास बच पाता था। जाहिर है ऐसे शोषण के खिलाफ तो आवाज उठनी ही थी। कुछ शुरुआती आंदोलनों की बात करते हैं जिनसे पता चलता है कि किसान अब मतलब चुप नहीं बैठने वाले थे। नील विद्रोह का जिक्र बहुत आता है। वो क्यों इतना अहम माना जाता है? 1859-60 की बात है ये, है ना? हाँ, नील विद्रोह 1859-60 ये इसलिए बहुत खास है क्योंकि शायद ये पहली बार था जब किसानों के इतने बड़े और इतने संगठित विरोध ने अंग्रेजी सरकार को सीधे दखल देने पर मजबूर किया। अच्छा। ये बंगाल के नदिया जिले में हुआ था, दिगंबर बिस्वास और विष्णु बिस्वास के नेतृत्व में। किसानों ने साफ मना कर दिया कि हम जबरदस्ती नील की खेती नहीं करेंगे। नील की खेती में ऐसी क्या खास दिक्कत थी कि किसान इतना भड़क गए? जमीन खराब होती थी या कुछ और? कई दिक्कतें थीं। एक तो हाँ, नील की खेती से जमीन की उपजाऊ ताकत कम होती जाती थी। दूसरा, जो बागान मालिक थे वो किसानों को पैसा बहुत कम देते थे और एक तरह से ना उन्हें बंधुआ बना लेते थे, एडवांस देकर फंसा लेते थे। अच्छा। तो किसानों ने सिर्फ खेती करने से मना ही नहीं किया, बल्कि जो बागान मालिकों के लठैत होते थे ना, उनका भी डटकर सामना किया। हाँ, वो तो ताकतवर होते होंगे। पुलिस वगैरह की शह भी मिली होती होगी उन्हें। बिल्कुल, पुलिस और अदालतें भी अक्सर मालिकों का ही साथ देती थीं। फिर भी किसान नहीं डरे। ये दिखाता है कि जब जमीनी स्तर पर लोग एकजुट हो जाएं, तो क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। सही बात है। और बंगाल में ही जमींदारों के खिलाफ भी काफी गुस्सा था। पाबना कृषक लीग का नाम आता है। वहां क्या मसला था? क्या वहां भी विरोध का तरीका नील विद्रोह जैसा ही था या कुछ अलग था? हाँ, पूर्वी बंगाल के पाबना और उसके आसपास के इलाकों में वहां जमींदारों की ज्यादतियों के खिलाफ किसानों में बहुत गुस्सा था। यहाँ 1870 और 80 के दशक में पाबना कृषक लीग बनी और उसके नेतृत्व में आंदोलन हुआ। मुद्दा क्या था वहां? मुद्दा ये था कि जमींदार गैर कानूनी तरीके से लगान बढ़ा रहे थे। अच्छा। साथ ही 1859 में कानून आया था, एक्ट एक्स ऑफ 1859। उससे किसानों को जमीन पर एक तरह का पक्का अधिकार मिल सकता था, मतलब ऑक्यूपेंसी राइट्स, ताकि उन्हें आसानी से बेदखल न किया जा सके। हाँ हाँ। जमींदार किसानों को ये हक मिलने से रोक रहे थे, तो पाबना के किसानों ने लीग बनाकर इसका संगठित विरोध किया। लेकिन हाँ, यहाँ तरीका थोड़ा अलग था। कैसे? उन्होंने हिंसा का रास्ता कम अपनाया, ज्यादा जोर कानूनी लड़ाई पर दिया, याचिकाएं देने पर, अदालतों में जाने पर। अच्छा, तो ये भी एक तरीका था। मतलब बंगाल में अलग अलग वजहों से, अलग अलग तरीकों से किसान उठ खड़े हुए थे। क्या पश्चिमी भारत में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था? दक्कन दंगों के बारे में हमने सुना है, वो क्या था? हाँ, पश्चिमी भारत में दक्कन का इलाका जो आज का महाराष्ट्र है, वहाँ रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। मतलब सरकार सीधे लगान लेती थी। किसान पहले ही भारी टैक्स से परेशान थे। फिर 1864 में अमेरिका में सिविल वॉर खत्म हुआ। हाँ। तो वहां से कपास की सप्लाई दुनिया के बाजार में फिर से शुरू हो गई। इसका नतीजा ये हुआ कि भारत में कपास के दाम एकदम से गिर गए। ओह, और दक्कन के किसान तो बहुत हद तक कपास पर ही निर्भर थे शायद। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी मुख्य फसल वही थी। तो एक तरफ तो उनकी फसल की कीमत गिर गई और दूसरी तरफ सरकार ने भी कोई राहत नहीं दी होगी।
राहत देना तो दूर की बात है, 1867 में सरकार ने भू राजस्व 50% बढ़ा दिया। 50%? खराब हुई तो आप सोचिए किसानों पर क्या बीती होगी। कर्ज का बोझ बढ़ता गया। इसी हताशा और गुस्से का नतीजा थे 1875 के दक्कन दंगे। किसानों ने गांव-गांव में साहूकारों पर हमला किया, उनके जो बही खाते थे, कर्ज के कागजात थे, वो सब जला दिए। अच्छा, निशाना साहूकार थे। हाँ, क्योंकि वो फौरी तौर पर उन्हें कर्ज के जाल में फंसा रहे थे। ये दिखाता है कि आर्थिक दबाव किस तरह से सामाजिक उथल-पुथल मचा सकता है। 1857 का जो इतना बड़ा विद्रोह हुआ, उसके बाद क्या इन किसान आंदोलनों के तरीकों में या उनकी मांगों में कोई बदलाव आया? ऐसा लगता है जैसे किसान अब खुद अपनी लड़ाई लड़ने लगे थे, किसी राजा नवाब के झंडे तले नहीं। हाँ, ये एक बहुत अहम मोड़ था। 1857 के बाद ये चीज और साफ दिखने लगी कि किसान अब कृषि आंदोलनों की मुख्य ताकत बन रहे हैं। वो सीधे अपनी मांगों के लिए लड़ रहे थे और उनकी मांगें आप देखें तो लगभग पूरी तरह से आर्थिक थीं। जैसे ऊंचा लगान, गैर कानूनी वसूली, जमीन से बेदखली का डर, साहूकारों का कर्ज और उसका सूद, मतलब जो रोजमर्रा की उनकी दिक्कतें थीं। तो उनका निशाना कौन था फिर? क्या वो सीधे अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दे रहे थे कि भारत छोड़ो? नहीं, शुरुआती दौर में सीधे तौर पर पूरी अंग्रेजी हुकूमत उनका निशाना नहीं थी। उनका गुस्सा उन लोगों पर था जो उन्हें फौरन तकलीफ पहुंचा रहे थे। अच्छा। जैसे नील उगाने वाले बागान मालिक जो अक्सर अंग्रेज थे, या फिर अपने ही देश के जमींदार और साहूकार, मतलब जो बिचौलिए थे एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं, जो उनके तात्कालिक दुश्मन थे। इन शुरुआती आंदोलनों का मकसद ये नहीं था कि अंग्रेजों को भारत से निकाल दिया जाए या पूरी व्यवस्था ही बदल दी जाए। यानी ये संघर्ष खास शिकायतों को दूर करने के लिए थे, किसी बड़ी राजनीतिक क्रांति के लिए नहीं। ये थोड़ा हैरान करता है। हाँ, उस दौर में यही था। ये संघर्ष बहुत विशिष्ट थे, सीमित मकसद के लिए होते थे। लगान कम करवाना है बस, या गैर कानूनी वसूली बंद करवानी है, या जमीन पर अपना हक वापस पाना है। इसीलिए इनकी पहुंच भी आप देखेंगे कुछ जिलों या इलाकों तक ही सीमित रहती थी। और शायद इसीलिए इनमें वो निरंतरता नहीं थी कि एक आंदोलन खत्म हुआ तो दूसरा शुरू हो गया। बिल्कुल, इनमें लंबे समय तक चलने वाले संगठन या निरंतरता की कमी थी। कोई मुद्दा उठा, आंदोलन हुआ, मांग मान ली गई, या फिर आंदोलन को दबा दिया गया तो वो ठंडा पड़ जाता था। फिर किसी और इलाके में किसी और मुद्दे पे शुरू होता था। लेकिन एक दिलचस्प बात जो इन स्रोतों से पता चलती है, और आपने भी इशारा किया पावना के संदर्भ में, वो ये है कि किसान सिर्फ लाठी डंडे से नहीं लड़ रहे थे, वे अपने कानूनी हकों को लेकर भी जागरूक हो रहे थे। ये तो कमाल की बात है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही अहम बदलाव था और बहुत सकारात्मक भी। किसान अपने कानूनी अधिकारों को समझने लगे थे। उन्हें पता चल रहा था कि कानून में उनके क्या हक है, और वो अदालतों में जाकर और अदालतों के बाहर भी अपने इन हकों के लिए लड़ रहे थे। ऐसे अर्जियां देना या वकील करना। हाँ, अर्जियां देते थे, वकील करते थे, कानूनी लड़ाई लड़ते थे। ये दिखाता है कि वो पूरी तरह से व्यवस्था के बाहर नहीं थे। वो सिस्टम के अंदर रहकर भी अपने लिए गुंजाइश बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन क्या इन शुरुआती आंदोलनों की कुछ सीमा है या कमजोरियां भी थीं? जाहिर है सब कुछ एकदम आदर्श तो नहीं रहा होगा। हाँ, कमजोरियां तो थीं, निश्चित रूप से। एक बड़ी कमी ये थी कि 19वीं सदी के किसानों में इस बात की गहरी समझ नहीं थी, या कह सकते हैं कि वो चेतना नहीं थी कि उनकी मुसीबतों की असली जड़ सिर्फ वो स्थानीय जमींदार या साहूकार नहीं है, बल्कि पूरी व्यवस्था है। हाँ, बल्कि पूरी अंग्रेजी औपनिवेशिक व्यवस्था है। वो ये नहीं देख पा रहे थे कि ये जमींदार और साहूकार भी उसी बड़ी व्यवस्था के हिस्से हैं, उसी के पुर्जे हैं जो उनका शोषण कर रही है। और विचारधारा के स्तर पर क्या उनके पास कोई नया सपना था कि समाज कैसा होना चाहिए? कोई वैकल्पिक नजरिया? नहीं, उस दौर के किसानों के पास कोई नई, आप कहें तो क्रांतिकारी विचारधारा या कोई नया सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। उनके संघर्ष चाहे कितने भी तीखे क्यों न हो, वो अक्सर मौजूदा सामाजिक ढांचे के भीतर ही होते थे। मतलब वो जमींदारी खत्म करने की बात नहीं कर रहे थे? नहीं, कम से कम शुरू में तो बिल्कुल नहीं। वे ये नहीं सोच रहे थे कि जमींदारी खत्म करके जमीन का बंटवारा कैसे हो, या एक पूरी तरह से नया और बराबरी वाला समाज कैसे बनाया जाए। उनमें एक वैकल्पिक समाज की, एक ऑल्टरनेटिव विजन की साफ तस्वीर की कमी थी। वो मौजूदा व्यवस्था में थोड़ी राहत चाहते थे,
उसे पूरी तरह बदलना उनका लक्ष्य नहीं था। ठीक है, तो ये 19वीं सदी की बात हुई। जी चलिए अब 20वीं शताब्दी की तरफ बढ़ते हैं। क्या इस दौर में किसान आंदोलन ज्यादा संगठित हुए? क्या कोई बड़े इलाके से बाहर फैले हुए संगठन बनने लगे? हाँ, 20वीं सदी में ये बदलाव देखने लगता है। संगठन बनाने की कोशिशें तेज हुई। एक अहम उदाहरण है किसान सभा आंदोलन। इसकी शुरुआत हुई 1918 के आसपास उत्तर प्रदेश में, जो तब संयुक्त प्रांत कहलाता था, अवध का इलाका। हाँ, अवध। वहां गौरीशंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी जैसे नेताओं ने इसकी नींव रखी। ये मुख्य रूप से रायबरेली, फैजाबाद, सुल्तानपुर जिलों में सक्रिय हुआ और इसने किसानों को तालुकेदारों के शोषण के खिलाफ एकजुट किया। तालुकेदार मतलब बड़े जमींदार। पर सुना है ये आंदोलन शायद बहुत लंबा नहीं चल पाया, इसकी धार कुंद हो गई थी। हाँ, ये बात सही है। एक तो सरकार ने इसे दबाने की कोशिश की और साथ ही 1921 में अवध लगान कानून में कुछ सुधार भी किए गए। अच्छा। इन सुधारों से कुछ किसानों को थोड़ी राहत मिली, तो आंदोलन की जो एकजुटता थी वो थोड़ी कमजोर पड़ गई। अवध में ही एक और आंदोलन का जिक्र मिलता है, एका या एकता आंदोलन। ये क्या था और इसमें क्या खास था? हाँ, एका या एकता आंदोलन ये भी 1921-22 के आसपास अवध के ही कुछ हिस्सों में फैला, खासकर हरदोई, बहराइच, सीतापुर। इसके मुख्य मुद्दे भी मिलते जुलते थे। बहुत ज्यादा लगान, जो सरकारी दर से 50% तक ज्यादा होता था। 50%? हाँ, और लगान वसूलने वाले ठेकेदारों का जुल्म, बटाई पर खेत जोतने की शर्तें वगैरह। इसमें क्या खास बात थी? इसमें एक खास बात थी कि इसकी सभाओं में किसान धार्मिक रीति रिवाजों के साथ कस्में खाते थे। कस्में? कैसी कस्में? कि वो सिर्फ तय लगान ही देंगे, लेकिन हाँ, वक्त पर देंगे, जमीन से बेदखल करने पर हटेंगे नहीं, बेगार नहीं करेंगे और अपनी पंचायत के फैसले मानेंगे। अच्छा, तो ये एकता बनाए रखने का एक तरीका था जिसमें धर्म का भी इस्तेमाल किया गया। हाँ बिल्कुल, नाम ही था एका यानी एकता आंदोलन। ठीक है, अब जरा दक्षिण भारत की तरफ देखें। मालाबार यानी केरल में मोपला विद्रोह का जिक्र आता है। वो काफी हिंसक भी हुआ और शायद उसका अंत भी दुखद रहा। ऐसा क्यों हुआ? हाँ, मालाबार का मोपला विद्रोह 1921 का वो एक बहुत जटिल और दुखद कहानी है। मोपला वहां के मुस्लिम किसान या काश्तकार थे और जमींदार ज्यादातर हिंदू थे, जिन्हें जन्मी कहा जाता था, मतलब वंशानुगत जमींदार। और ये जमींदार किसानों का भारी शोषण करते थे। तो शुरुआत में ये आंदोलन कांग्रेस और खिलाफत नेताओं के समर्थन से काश्तकारों के हकों की लड़ाई के तौर पर ही शुरू हुआ था। लेकिन जल्द ही इसने सांप्रदायिक रंग ले लिया। जमींदारों और अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हुआ संघर्ष कुछ जगहों पर आम हिंदुओं के खिलाफ हिंसा में बदल गया। ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, और इस वजह से ये राष्ट्रीय आंदोलन खिलाफत असहयोग आंदोलन से कट गया और फिर अंग्रेजों ने इसे बहुत बेरहमी से कुचल दिया। ये दिखाता है कि कैसे किसानों का जायज गुस्सा भी अगर सही दिशा न मिले तो गलत रास्ते पर जा सकता है और उसका नतीजा कितना बुरा हो सकता है। बिल्कुल। दूसरी तरफ अगर हम गुजरात में बारदोली सत्याग्रह को देखें, जिसका नेतृत्व सरदार पटेल ने किया, वो तो बहुत कामयाब माना जाता है। ये इतना सफल कैसे रहा? क्या सिर्फ पटेल का करिश्माई नेतृत्व था या किसानों के संगठन में कोई खास बात थी जिसने सरकार को झुका दिया? बारदोली सत्याग्रह 1928 का वो वाकई एक मिसाल है और उसकी कामयाबी के पीछे कई कारण थे। एक तो जैसा आपने कहा, सरदार पटेल का नेतृत्व वो कमाल का था, लेकिन उससे पहले भी गांधी जी के प्रभाव में इस इलाके में राजनीतिक जागरूकता और संगठन का काम काफी हो चुका था। अच्छा, जमीन पहले से तैयार थी? हाँ, जमीन तैयार थी। फिर जब जनवरी 1926 में सरकार ने लगान में अचानक 30% की भारी बढ़ोतरी का ऐलान किया तो किसान भड़क उठे। 30%? हाँ, तो फरवरी 1926 में वल्लभ भाई पटेल को आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए बुलाया गया। पटेल ने पूरे इलाके को कैंपों में बांटा, कार्यकर्ताओं की एक फौज खड़ी की और अनुशासन बनाए रखा। और रणनीति क्या थी? सीधी रणनीति, बढ़ावा लगान नहीं देना है। सरकार ने बहुत सख्ती की, जमीनें जब्त की, जानवर जब्त किए, लोगों को जेल में डाला, लेकिन किसान एकजुट रहे, पीछे नहीं हटे। और नतीजा? नतीजा ये हुआ कि सरकार को झुकना पड़ा। एक जांच कमेटी बनानी पड़ी जिसने माना कि लगान बढ़ोतरी गलत थी और उसे घटाकर सिर्फ 6% के आसपास कर दिया गया। ये तो बहुत बड़ी जीत थी और इसी आंदोलन ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार बनाया, है ना? बिल्कुल,
इसी आंदोलन के दौरान वहां के किसानों ने और खासकर महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल के जबरदस्त नेतृत्व और हिम्मत को देखते हुए उन्हें सरदार कहना शुरू किया और ये नाम फिर उनके साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। बारदोली ने ये दिखा दिया कि अहिंसक तरीके से भी अगर मजबूत संगठन हो, कुशल नेतृत्व हो और जनता का साथ हो तो किसान अपनी मांगें मनवा सकते हैं। बारदोली की सफलता ने वाकई ये दिखाया कि संगठित होकर किसान क्या हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये अभी भी एक इलाके तक ही सीमित था। शायद इसी अनुभव ने और देश भर में चल रहे दूसरे आंदोलनों ने एक राष्ट्रीय स्तर के किसान संगठन की जरूरत को और मजबूत किया होगा, जिसका नतीजा हमें 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के रूप में दिखा। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एक बहुत ही अहम पड़ाव था। अलग अलग प्रांतों में किसान सभाएं तो बन रही थी, काम कर रही थीं, लेकिन उन्हें जोड़ने वाले एक राष्ट्रीय मंच की कमी महसूस की जा रही थी। और वो कमी पूरी हुई अप्रैल 1936 में लखनऊ में, जब अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा AIKS की स्थापना हुई। इसके मुख्य नेता कौन थे? इसके पहले अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, जो बिहार के बहुत बड़े किसान नेता थे, और महासचिव थे NG रंगा, जो आंध्र के किसान आंदोलन के जाने माने अगुवा थे। तो इसका मकसद क्या था? मकसद था पहली बार किसानों की मांगों को एक राष्ट्रीय आवाज देना, विभिन्न प्रांतीय किसान सभाओं को एक साथ लाना, उनमें तालमेल बनाना और किसान आंदोलनों को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से और करीब लाना। ये एक बहुत बड़ी पहल थी। फिर 1937 में एक और बड़ा बदलाव आया। कई प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें बनी। ये तो किसानों के लिए बड़ी उम्मीद की बात रही होगी कि अब अपनी सरकार उनकी सुनेगी। इस दौर में, मतलब 1937 से 39 के बीच, किसान आंदोलनों का क्या रुख रहा? क्या वो और तेज हुए? बिल्कुल बिल्कुल। 1937 से 1939 का जो दौर था, जब कांग्रेस प्रांतों में सत्ता में आई, वो किसान आंदोलनों के लिए एक तरह से आप कह सकती हैं कि चरम का दौर था। किसानों में बहुत जोश था, बहुत उम्मीदें थीं। अच्छा। के खिलाफ आंदोलन और तेज हो गया, क्योंकि अब कांग्रेस की सरकार थी तो किसानों को लगा कि जमींदारों की ताकत थोड़ी कम हुई है। लेकिन क्या कांग्रेस सरकारें किसानों की सारी उम्मीदों पर खरी उतरी, या कहीं टकराव भी हुआ किसानों और अपनी सरकार के बीच? टकराव भी हुए, और ये बहुत दिलचस्प है। बिहार में एक बड़ा मुद्दा था बकाश्त भूमि का। बकाश्त भूमि, ये क्या थी? बकाश्त भूमि मतलब वो जमीन जो असल में किसानों की थी, पर वो लगान नहीं चुका पाए, तो जमींदारों ने उस पर कब्जा कर लिया था और अब वो खुद उस पर खेती करवाते थे या दूसरों को देते थे। किसान सभा चाहती थी कि ये जमीन किसानों को वापस मिले। कांग्रेस सरकार ने कानून तो बनाया, लेकिन किसान सभा उससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं थी। उन्हें लगा कि कानून काफी नहीं है। तो मतभेद हो गए। हाँ, इस मुद्दे पर प्रांतीय किसान सभा और कांग्रेस सरकार के बीच काफी मतभेद हुए। ये दिखाता है कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस के लिए भी जमींदारों और किसानों के हितों में संतुलन साधना कितना मुश्किल था। सही बात है। और पंजाब जैसे दूसरे प्रांतों में क्या स्थिति थी? पंजाब में भी किसान बहुत सक्रिय थे। वहां 1937 में पंजाब किसान समिति बनी, जिसने आंदोलन को एक नई दिशा दी। उनका मुख्य निशाना था पश्चिमी पंजाब के बड़े जमींदार, जिनका उस वक्त की यूनियनिस्ट सरकार पर बहुत असर था। इसी तरह बंगाल, असम, उड़ीसा, मध्य प्रांत और NWFP यानी पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, इन सब जगहों पर भी किसान अपनी मांगों को लेकर संगठित हो रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। तो कुल मिला के कांग्रेस राज के दौरान किसानों की सक्रियता तो बढ़ी। हाँ, सक्रियता बढ़ी, उनकी उम्मीदें बढ़ी, लेकिन साथ ही ये भी साफ हुआ कि सिर्फ सरकार बदल जाने से उनकी सारी समस्याएं अपने आप हल नहीं होने वाली थीं। उन्हें अपने हकों के लिए लगातार लड़ते रहना होगा, चाहे सरकार किसी की भी हो। फिर आ गया दूसरा विश्व युद्ध 1939 में। युद्ध ने इन आंदोलनों पर क्या असर डाला? क्या लड़ाई के माहौल में ये धीमे पड़ गए या इनमें कोई फूट वगैरह पड़ी? युद्ध का असर तो पड़ा, और जैसा आपने कहा, एक तरह से फूट भी पड़ी। देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा AIKS में कम्युनिस्टों का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा था। हाँ। जब 1941 में हिटलर ने सोवियत संघ पर हमला किया, तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी नीति बदली। उन्होंने युद्ध को फांसीवाद के खिलाफ जन युद्ध कहा और अंग्रेजों का साथ देने का फैसला किया। जबकि बाकी राष्ट्रवादी तो अंग्रेजों के खिलाफ थे। बिल्कुल।
AIKS के जो दूसरे नेता थे जो कांग्रेस या सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे, जैसे स्वामी सहजानंद खुद, वो अंग्रेजों के युद्ध प्रयासों के खिलाफ थे। वो भारत छोड़ो आंदोलन के पक्ष में थे। इस मतभेद के कारण AIKS मतलब अखिल भारतीय किसान सभा 2 गुटों में बट गई, कम्युनिस्ट और गैर कम्युनिस्ट। इसका असर जमीनी आंदोलनों पर भी पड़ा। लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद जब आजादी बिल्कुल सामने दिख रही थी 1946-47 के आसपास, तब तो कुछ बड़े आंदोलन हुए। हाँ, युद्ध के बाद और आजादी के ठीक पहले 2 बहुत बड़े और जोरदार किसान आंदोलन हुए, जिन्हें हम युद्धोत्तर चरण के आंदोलन कह सकते हैं। वो कौन से थे? उनमें क्या खास था? पहला था बंगाल का तेभागा आंदोलन। तेभागा, इसका क्या मतलब है? तेभागा मतलब 3 भाग। किसानों की, खासकर बटाईदारों की मांग थी कि फसल का 2/3 हिस्सा उन्हें मिलना चाहिए और सिर्फ 1/3 जमींदार को, जबकि उस वक्त ज्यादातर आधा-आधा बंटवारा होता था या उससे भी कम मिलता था बटाईदार को। अच्छा, तो फसल के बंटवारे को लेकर ये संघर्ष था। हाँ, बिल्कुल। ये आंदोलन मुख्य रूप से उत्तरी बंगाल में फैला और खासकर राजवंशी समुदाय के बीच, जो एक पिछड़ी जाति या जनजाति समूह था। और अच्छी बात ये थी कि इसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम किसानों ने भी हिस्सा लिया। तो ये सांप्रदायिक बंटवारे से ऊपर उठकर एक वर्गीय किसान संघर्ष बना रहा। और दूसरा बड़ा आंदोलन कौन सा था? दूसरा और शायद आजादी से पहले का सबसे बड़ा, सबसे जुझारू और सबसे क्रांतिकारी किसान संघर्ष वो था तेलंगाना आंदोलन। हाँ, तेलंगाना आंदोलन का नाम सुनते ही एक बड़े सशस्त्र संघर्ष की तस्वीर दिमाग में आती है। ये इतना बड़ा और अहम क्यों माना जाता है? ये वाकई असाधारण था कई मायनों में। पहली बात तो ये कि ये हैदराबाद रियासत में हुआ, जहां निजाम का निरंकुश राज था और जमीन पर देशमुख और जागीरदार जैसे बड़े सामंतों का कब्जा था। किसानों पर जबरदस्त जुल्म होता था, जिसमें वेठी यानी जबरन बेगार करवाना बहुत आम था। कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में किसानों ने इन जमींदारों और निजाम की पुलिस और उसके साथ जो रजाकार थे, जो बहुत क्रूर थे, उनके खिलाफ हथियार उठा लिए। हथियार उठा लिए? मतलब ये सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं था? नहीं, ये सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं था, ये बाकायदा एक किसान छापामार युद्ध था, गिरिल्ला वॉरफेयर। गुरिल्ला वॉरफेयर। और इसका पैमाना देखिए, ये करीब 3000 गांवों और 30 लाख लोगों तक फैल गया। सिर्फ लड़ाई थी या कुछ और भी हुआ? नहीं, सिर्फ लड़ाई नहीं थी। जहां जहां छापामारों का नियंत्रण हुआ, वहां बड़े सामाजिक आर्थिक बदलाव भी हुए। जैसे वेठी और जमींदारों का जुल्म पूरी तरह खत्म कर दिया गया। अच्छा। खेतीहर मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई गई। जमींदारों ने जो जमीनें गैर कानूनी तरीके से छीन ली थीं, वो किसानों को वापस दिलाई गईं। यहाँ तक कि जमीन की हदबंदी करके, मतलब सीलिंग लगाकर, फालतू जमीन भूमिहीनों में बांटी भी गईं। अरे वाह, ये तो आजादी से पहले ही हो गया। हाँ, उन इलाकों में जहां आंदोलन का प्रभाव था, सिंचाई के साधन बेहतर किए गए, हैजा जैसी महामारियों को रोकने के उपाय हुए। और एक और अहम बात, महिलाओं की स्थिति में भी सुधार आया। उन्होंने भी इस लड़ाई में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो तेलंगाना सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, ये एक तरह का वैकल्पिक शासन था, एक किसान राज था जिसने आजादी से पहले ही जमीनी स्तर पर गहरे सामाजिक बदलाव ला दिए थे। तो इसने निजाम के पूरे शासन को हिला के रख दिया होगा। बिल्कुल। इस आंदोलन ने भारत की सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद के उस निरंकुश सामंती राज की नींव हिला दी। और इसका असर सिर्फ आजादी तक ही नहीं रहा, आजादी के बाद भी इसका प्रभाव रहा। इसने न सिर्फ किसानों की हालत सुधारी, बल्कि आगे चलकर भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य बनने का रास्ता भी तैयार किया। अच्छा। ये दिखाता है कि किसान आंदोलन में कितनी ताकत हो सकती है। वो न सिर्फ आर्थिक बल्कि सामाजिक और राजनीतिक बदलाव का भी एक बड़ा जरिया बन सकता है। तो अगर हम इन सभी आंदोलनों को, नील विद्रोह से लेकर पाबना, दक्कन, किसान सभा, एका, मोपला, बारदोली, फिर अखिल भारतीय किसान सभा और आखिर में तेभागा और तेलंगाना तक, इन सबको एक साथ रखकर देखें तो स्वतंत्रता पूर्व भारत में इनका कुल मिलाकर क्या महत्व रहा, क्या निचोड़ निकलता है इनका? देखिए, इनका महत्व बहुत गहरा और बहुआयामी है। पहली बात तो ये, जैसा हमने तेलंगाना के संदर्भ में भी देखा, कि इन आंदोलनों ने आजादी के बाद भारत में जो भूमि सुधार हुए, उनकी जमीन तैयार की। ये तो है। जमींदारी खत्म करना, काश्तकारों को अधिकार देना, भूमिहीनों को जमीन देना, इन सब की जरूरत और मांग इन आंदोलनों ने ही तो जोर शोर से उठाई थी। सही। और दूसरा,
दूसरी बात, भले ही इन आंदोलनों का सीधा मकसद हमेशा अंग्रेजी राज को खत्म करना नहीं था, जैसा हमने पहले बात की, लेकिन इन्होंने किसानों को बड़े पैमाने पर जगाया, उन्हें संगठित होना सिखाया, अपने हकों के लिए लड़ना सिखाया, उनमें एक राजनीतिक चेतना पैदा की। और तीसरी और शायद सबसे अहम बात, इन्होंने जमीनी स्तर पर गांवों में सदियों से चले आ रहे शोषण के ढांचों को, जमींदारी, साहूकारी, बेगार, इन सबको सीधी चुनौती दी। इन्होंने दिखा दिया कि किसान अब चुपचाप जुल्म सहने वाले नहीं है, वे बदलाव चाहते हैं और उसके लिए लड़ने को तैयार हैं। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। बिल्कुल। तो ये थी भारत में आज़ादी से पहले के किसान आंदोलनों की एक झलक, उनके संघर्ष, उनके बदलते हुए तरीके, उनकी सफलताएं, उनकी सीमाएं भी, और उनका दूरगामी असर। हाँ, और ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे अक्सर छोटी और फौरी लगने वाली आर्थिक मांगों से शुरू हुई लड़ाई धीरे धीरे ज्यादा संगठित और ज्यादा राजनीतिक रूप लेती गई। इन आंदोलनों ने न सिर्फ किसानों की जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश की, बल्कि जाने अनजाने में ही सही, भारत के एक ज्यादा लोकतांत्रिक और ज्यादा बराबरी वाले समाज की नींव रखने में भी अपना एक अहम योगदान दिया। तेलंगाना जैसे आंदोलनों का असर तो, जैसा मैंने कहा, आजादी के बाद भूमि सुधारों और राज्यों के पुनर्गठन तक महसूस किया गया। सही कहा। और जाते जाते श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं कि ये आंदोलन जो ज्यादातर स्थानीय थे और आर्थिक मुद्दों पर शुरू हुए, उस बड़ी राष्ट्रीय आजादी की लड़ाई को कैसे प्रभावित कर रहे थे, जिसका मुख्य लक्ष्य तो राजनीतिक आजादी था। क्या ये दोनों धाराएं, मतलब किसानों का आर्थिक संघर्ष और राष्ट्रीय राजनीतिक संघर्ष, क्या ये अलग अलग बह रही थीं, या कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिल भी रही थीं, एक दूसरे को ताकत दे रही थीं? कैसे गांव देहात का ये गुस्सा और ये संघर्ष धीरे धीरे राष्ट्रीय चेतना का हिस्सा बना और उसने आजादी की लड़ाई को एक नई जमीन और एक नई ताकत दी? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प हो सकता है। आज की इस गहरी पड़ताल के लिए इतना ही।